गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। बच्चों आज हम कक्षा 7 वसंत का 8वां पाठ पढ़ेंगे। शाम एक किसान। यह एक कविता है और इस कविता के जो रचयिता हैं वो हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। इस कविता को हम पढ़ें लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं। बच्चों, जो कवियों का कार्य होता है वो किसी मनमोहक दृश्य को देख करके उनके मन में जो मनोभाव होते हैं उसको वो प्रकट करते हैं। अब वह दृश्य किसी वृक्ष को देख करके, किसी पक्षी को देख करके, या किसी दुखी व्यक्ति को देख करके हो सकते हैं उसके मनोभाव। अब कभी सुबह का सुंदर चित्रण कर देते हैं, कभी शाम का सुंदर चित्रण कर देते हैं। इस कविता में भी एक सुहावनी, सुंदर, मनमोहक शाम का सुंदर चित्रण है, जिसमें कवि शाम के समय बैठे रहते हैं, पश्चिम दिशा की ओर देख रहे हैं और सूर्य डूबने की ओर जा रहा है, जिसमें से पहाड़ भी हैं और उन पहाड़ों के पीछे सूर्य डूबने वाला है। लेकिन डूबते वक्त सूर्य उसको कैसे दिखाई दे रहा है कवि को, कवि इस कविता में प्रकट कर रहे हैं। पहाड़ उनको एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है और पहाड़ के जो सिर के ऊपर कुछ बदली है, वह बदली उनको किसान के साफे के रूप में नज़र आती है, जो किसान सिर में एक साफा बांध करके रखते हैं सिर ढकने के लिए। और वहीं जो पहाड़ के नीचे जो नदी बह रही है सफ़ेद रंग की, तो कवि को लग रहा है कि ये नदी नहीं बल्कि किसान अपने पैरों पर एक चादर डाले हुए है। और पलाश के फूल हैं वहीं पर। पलाश एक वृक्ष होता है जिसके फूल लाल होते हैं, बिल्कुल लाल होते हैं, उसमें पत्तियां बिल्कुल नहीं रह जाती, यानी हरियालीपन उसका बिल्कुल नष्ट हो जाता है, केवल लालिमा दिखाई पड़ती है। तो उन लाल लाल फूलों को देख करके कवि को ऐसा लग रहा है कि जैसे वो किसान के सामने अंगीठी जल रही हो, ठंडी का समय है और अंगीठी जल रही हो और किसान उसमें आग ताप रहा हो। और किसान के मुंह के पास में जो सूरज की लालिमा दिखाई दे रही है, वो उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे किसान चिलम खींच रहा है, चिलम पी रहा है। जो किसान लोग शाम को चिलम पीते हैं, तंबाकू पीते हैं, उसमें या कोई एक मादक पदार्थ होता है उसको पीते हैं। तो आइए देखते हैं कवि को इस पूरी कविता में कैसे क्या लग रहा है, कैसे कवि ने अपने मनोभावों को इस कविता में प्रकट किया है, जानते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अंधकार दूर पूर्व में बैठा है, कैसा बैठा है, सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। तो आइए जानते हैं, ये जो है पहाड़ को कवि ने जो रूपक दिया है वो दिया है किसान का। पहाड़ क्या है, एक किसान है, किसान के रूप में बैठा, देख रहे हो चित्र में, ये पहाड़ है, किसान के रूप में बैठा हुआ है। और आकाश का साफा बांध करके, ये आकाश यानी आकाश में जो बदली है वो बदली दूर से ऐसी लग रही है जैसे किसान के सिर पर साफा बंधा हो। और सूरज की चिलम खींचता हुआ, ये देखिए जो सूरज है, ये सूरज किसान के मुंह की ओर है ना, तो ऐसा लगता है कि चिलम खींच रहा है। जब किसान चिलम खींचता है तो उसके चिलम से आग जलने लगती है, लाल लाल आग दिखाई देने लगती है। तो यही कवि को लग रहा है कि किसान चिलम खींच रहा है। और घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, ये देखिए उसके घुटनों पर ये जो नदी बह रही है, तो कवि को ऐसा लग रहा है कि नदी नहीं बल्कि किसान के पैरों में चादर पड़ी हुई। जब ठंड लगती है तो लोग अपने पैरों में चादर डाल लेते हैं, तो नदी किस प्रकार से पड़ी हुई है, चादर के समान, चादर जैसे। अब पास ही दहक रही है, ये देखिए पास ही जो लाल लाल पलाश के वृक्ष हैं, इनके जो लाल लाल फूल दिखाई दे रहे हैं, तो पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी,
यानी जो पलाश के जंगल हैं, तो कवि को ऐसा लग रहा है कि ये अंगीठी दहक रही है। अंगीठी यानी जो किसान शाम के समय अपने सामने आग जला लेता है और वो आग लाल लाल दहक रही होती, जल रही होती है, किसान अपनी ठंडी दूर कर रहा होता है। तो उसी दृश्य को यहाँ पर कवि ने देखा है। और अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। और यदि पश्चिम में सूर्य डूब रहा है तो पूर्व में क्या स्थिति हो जाती है शाम को? निश्चित रूप से अंधेरा रहता है। तो जो अंधेरा है, तो कवि ने कहा कि ये अंधेरा पूर्व में सिमट करके बैठ गया है, डरा हुआ सा, छिपा बैठा हुआ। कैसा? भेड़ों के गल्ले सा, भेड़ों के समूह सा। गल्ले मतलब समूह, भेड़ों के समूह। जैसे भेड़ों का समूह होता है ना, छिप करके, दब करके और सिमट करके बैठ जाता है, एक दूसरे के ऊपर सिमट करके बैठ जाते हैं। तो भेड़ों के गल्ले सा सिमटा बैठा है क्या? अंधकार दूर पूर्व में। तो अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि आकाश का साफा बांधकर कौन बैठा है, तो किसान रूपी पहाड़ बैठा है। नदी किस प्रकार से लग रही है? नदी चादर के समान लग रही है। अंगीठी के किसको कहा कवि ने? तो पलाश के जंगल को अंगीठी कहा। और भेड़ों के गल्ले सा कौन बैठा है? अंधकार बैठा है दूर पूर्व में। चलिए आगे क्या होता है। अचानक बोला मोर। मोर अचानक बोलता है, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो? चिलम औंधी हो गई, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। देखिए कवि ने कितना सुंदर वर्णन किया है यहाँ पर, कितने सुंदर भाव में प्रकट किया है कि जैसे किसान घर के बाहर बैठा रहता है, दिन भर मेहनत करके आता है और शाम को चिलम फूंक रहा होता है आग के सामने बैठ करके, तभी उसकी पत्नी अंदर से बुलाती है कि अजी सुनते हो, खाना बन गया है, आइए खा लीजिए। तो उसी समय अपने चिलम को औंधी कर देता है और उठ करके अंदर खाना खाने चला जाता है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि मोर बोला, तो मोर की जो आवाज़ आई तो कवि को ऐसा लगा कि जैसे किसान की पत्नी बोली हो। देखिए कितने सुंदर सामने बैठाया, समानता बैठाई कि मोर के बोलने को कवि ने किसान की पत्नी कहा। अचानक मोर बोला, जैसे किसी ने आवाज़ दी हो, सुनते हो। अब मोर के बोलते ही हुआ क्या कि चिलम औंधी हुई, अर्थात सूरज डूब गया। सूरज डूब गया मोर के बोलते ही, और धुआं उठा, यानी सूरज के डूबने के बाद थोड़ा सा जो है धुंधलापन और अधिक हो गया। तो जैसे धुंधलापन हुआ तो ऐसा लगता है धुआं उठा किसका? चिलम का। और सूरज डूबा, अंधेरा छा गया, और अंधेरा छा गया इस प्रकार से। तो ये कवि ने शाम के समय का सुंदर और भावात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है, जिसमें से एक किसान की दैनिक जो क्रियाकलाप होते हैं उसको यहाँ पर संक्षेप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। बहुत ही भावपूर्ण चित्रण किया है उसका। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। अब आइए जानते हैं इसके प्रश्नों की ओर। कवि ने पहले जान लेते हैं कविता में क्या था। तो जो मैंने बताया था वही था, एक बार और जान लेते हैं। कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान है। पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी, घुटनों पर रखी चादर सी, पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान, पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार झुंड में बैठी भेड़ों जैसा, और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति प्रतीत दिख रहा है। यह पूरा दृश्य शांत है। अचानक मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज़ लगाई, सुनते हो? इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है। चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। तो बच्चों ये समझ में आ गया आपके। अब आगे चलते हैं। इस कविता से संबंधित जो प्रश्न हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं और इनको लिख करके आप भेजिएगा। जैसे इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है। इसे बनाने के लिए 5 एक रूपताओं की जोड़ी बनाई गई है। उन्हें उपमा कहते हैं।
पहली एक रूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एक रूपता नदी और चादर में दिखाई गई है, मानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी, चौथी और पांचवी एक रूपताओं को खोजकर लिखिए। तो देखिए इसमें दो एक रूपताएँ हैं, आकाश का साफा और नदी चादर सी। तो आपको तीन एक रूपताएँ और दिखाना है, जैसे सूरज चिलम सी, पलाश के जंगल अंगीठी जैसे, और भेड़ों जो अंधकार है वो भेड़ों के गले सा। तो ये और एक रूप, कुल 5 एक रूपताएँ हैं, जिनमें से पांचों की चर्चा हो गई है। आपको उनको लिखना है, दूसरी, चौथी और पांचवी आपको लिखना है। और इसमें पहली दी गई है आकाश का साफा और तीसरी दी गई है, ठीक है। तो दूसरी, चौथी और पांचवी आपको लिखना है। शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। शाम कब से शुरू हुई, तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा, इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए। तो इसका एक छोटा सा सुंदर चित्रण करना है। अगर आप कविता के रूप में कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकें तो आप अपने मनोभावों को गद्य के रूप में प्रकट कर सकते हैं। और इसको कम से कम 10 वाक्यों में ज़रूर आप लिख करके भेजिए कि शाम कब से शुरू हुई, तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा, और इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए या उसके रंगों में क्या परिवर्तन आए आदि। अगर और कुछ जोड़ना चाहते हैं तो इस बीच में पक्षियों की क्या गतिविधियाँ रहीं, लोगों की क्या गतिविधियाँ रहीं, आप इसको जोड़ करके अपने मनोभावों को लिख सकते हैं। आगे, मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो। नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी 1 या 2 शब्दों में बांधिए। अगर कर सकें आप इसको तो करिएगा जरूर कि कबूतर अगर बोलता है तो आपको कैसा लगता है। जैसे मोर बोलता है तो लगा कि सुनते हो, कबूतर बोलता है तो आपको कैसे लगता है, जैसे कबूतर कह रहा हो मुझे दाना चाहिए खाने के लिए, कौआ जैसे कह रहा हो कि आपका मामा आने वाला है, मैना जैसे कह रही हो मैं कहानी सुनाऊंगी, तोता जैसे कह रहा हो राम राम, चील जैसे कह रही हो कि मुझे दूर का दिखता है। जो भी आपको, हंस कह रहा है कि मोती बड़े अच्छे होते हैं, जो भी आपको लगता हो, आपके मनोभाव आप इसमें प्रकट कर सकते हैं कि जब भी ये पक्षी बोलते हैं आपको कैसा लगता है। कविता से आगे, तो इसमें कविता से आगे की जो बातें हैं वो आपको हम तब बताएंगे जब स्कूल खुलेगा, जब हम आमने सामने बैठेंगे तो इनकी चर्चा हम करेंगे। तो इतना आप करके ज़रूर भेजिएगा। उम्मीद है आपकी समझ में ये पाठ आ गया होगा। तो शेष हम अगले वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में केवल इतना ही। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।